हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोगों को मैग्नेटिज्म खत्म करना है ना। तो उसमें एक चीज बचा था। हम आपको मैग्नेटिक मोमेंट में क्या बताए थे? नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू एरिया वेक्टर, एन आई ए, एम बराबर एन आई ए। नहीं, अभी हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए एक रिंग है, ठीक है, इसका रेडियस है आर और इस पर कुछ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं हम कि ये चार्ज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोटेटिंग रिंग। रोटेटिंग रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट। तो सुनिएगा मेरी बात, क्या ये जो रोटेटिंग चार्ज है इसकी वजह से कुछ इक्विवेलेंट करंट हम लोग बात कर सकते? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई एवरेज का बात किए थे, कर सकते नहीं कर सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m बराबर एन आई ए। इसमें तो एक ही टर्म मानना पड़ेगा। आई का वैल्यू यहां पे क्या लिख सकते हैं? एक सेकेंड में जितना चार्ज किसी जगह से गुजरेगा दैट इज योर करंट। तो एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाएगा उतना क्यों पास करेगा? एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो क्यू इज चार्ज इन एक चक्कर, एफ इज नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। तो क्यू इंटू एफ इज टोटल चार्ज इन 1 सेकेंड। एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई टाइम पीरियड, है ना। और टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड यहाँ 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो क्यू ओमेगा बाई 2 पाई इज योर इक्विवेलेंट करंट। इसमें एरिया वेक्टर क्या किधर की तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज ऐसे रोटेट कर रहा है तो करंट हम इसी सेंस में मान सकते हैं जिस सेंस में पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा है। तो करंट इसी सेंस में मान लेंगे तो एरिया वेक्टर राइट हैंड कर्व रूल से किधर होगा? बाहर की तरफ होगा, है ना। तो उस एरिया वेक्टर को अगर हम लिखे तो कितना लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, गोला में डॉट। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? एन आई इंटू ए, दैट इज क्यू ओमेगा बाई 2 पाई इंटू ए इज पाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन इज आउटवर्ड, पाई से पाई कट गया। तो आंसर क्या आ गया? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इज मैग्नेटिक मोमेंट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो नहीं ना। यहां हम एक बात और तुमको सिखाना चाहेंगे, सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं आपसे ये कहता कि एक रिंग है, एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, मास m है और रेडियस r है। हालांकि रिंग तो नॉन यूनिफॉर्म भी होता, मास डेंसिटी तब भी कोई दिक्कत नहीं था, बट स्टिल मैं मान रहा हूं यूनिफॉर्म रिंग, मास m एंड रेडियस r, और ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस वाले एक्सिस के अबाउट। ठीक, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं? L का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम जानते हो ना क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। आई नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी एक करंट दिखा दिया आई से। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है रिंग का? एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अच्छा, हम यहां पर अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशियो देखो, तो मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना है? एम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ओमेगा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा?
Q/2m, that is your magnetic moment by angular momentum. Yes or no? तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, तुम I इंटू ए निकालने के बजाय सिंपली क्या कर सकते हो, Q/2m इंटू एल, और एल निकालना तो आसान है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग को बहुत बार रटा हुआ है। तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो इस चीज को याद रखना है, क्या चीज, m/l बराबर Q/2m, जो भी मास हो, बोलो m/l बराबर Q/2m। तो ये फॉर्मूला याद रखने से, m/l बराबर Q/2m, ये फॉर्मूला याद रखने से क्या होगा कि Q/2m को सिंपली एंगुलर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट मैग्नेटिक मोमेंट। सुनिएगा मेरी बात, लिखने का पूरा मौका आपको मिलेगा। जैसे एक डिस्क है दोस्त, क्या है ये, इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, इस पर कितना चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, Q। Q चार्ज है, रेडियस कितना है R, रेडियस कितना है R, ठीक है। अब ये डिस्क जो है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और रोटेट कर रहा है, दिस इज अ डिस्क, Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। इच्छा क्या है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। क्या करना चाहिए अगर हम बेसिक से चलेंगे तो, क्या करना चाहिए बेसिक से चलेंगे तो बताओ, बोलो, व्हाट शुड आई डू। नहीं, एंगुलर मोमेंटम पर भी चर्चा ही नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। बेसिक से अगर हमको करना है तो, अगर हमको I इंटू ए वाले लॉजिक से चलना है तो क्या डिस्क के लिए I एक बार में निकाल सकते हैं, इसको तो बहुत सारे छोटे छोटे क्या करना पड़ेगा, क्या अथी, क्या तो वही एलिमेंट का शेप कैसा होगा, हाँ तो उस स्ट्रिप का शेप कैसा होगा, अजय रिंग जैसा ना। कितना रेडियस पे ले लें, स्मॉल r रेडियस पे, नहीं एक रिंग ले लेते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो थिकनेस भी होगा ना, हाँ कितना थिकनेस ले लें, d/r, नहीं अच्छा d/r बहुत सही। इस रिंग को काट लें, रिंग को काट के थोड़ा सा ओपन करते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा हम लोगों को। ये लेंथ कितना हो जाएगा 2πr, और ये विड्थ dr, नहीं तो छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा 2πr इंटू dr, यस और नो। और इस पे हमको अगर चार्ज पता करना है, dq पता करना है, तो व्हाट शुड आई डू, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू छोटा सा एरिया। πr स्क्वायर में कितना चार्ज है q, तो यूनिट एरिया में क्या हो जाएगा q/πr स्क्वायर, तो dA एरिया में क्या हो जाएगा, दैट मल्टीप्लाइड बाय dA, q/πr स्क्वायर इंटू 2πr dr, दैट इज योर dq, दैट इज योर। यहां से क्या क्या चीज कट जाएगा, पाई से पाई, तो dq का वैल्यू कितना हो जाएगा 2qr dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। देख लेना कुछ गलती सलती नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये dq क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, नहीं इसके लिए हम एक इक्विवेलेंट करंट डिफाइन कर सकते हैं, जिसका नाम हम लोग क्या देंगे di। कितना हो जाएगा वो, कितना हो जाएगा वो dq ओमेगा बाय, जैसे यहाँ q ओमेगा बाय 2 था, वैसे वहां dq ओमेगा बाय, यस और नो, बोलो भाई।
तो डी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू ओमेगा बाय 2 पाई। तो ये चीज वैल्यू क्या रख देंगे डी आई का, डी क्यू इज 2QR बाय आर स्क्वायर डी आर ओमेगा बाय 2 पाई इंटू डी आर। हाँ के ना, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, क्यू ओमेगा आर डी आर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ये आ गया क्या चीज, छोटा सा डी आई। लेकिन हमको डी आई पता करना है, क्या पता करना है, मैग्नेटिक। तो पहले तो इस रोटेटिंग रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट पता कर लेते हैं। उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे, डीएम। वो कितना हो जाएगा, डी आई इंटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। यस और नो। तो डीएम का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू ओमेगा आर डी आर बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, बोलो। ये डीएम हो गया। एम टोटल क्या होगा, वो सारे डीएम का है समेशन। सारा डीएम जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो स्केलर जैसा सम कर सकते हैं। तो सारे डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे, इस वाले का इंटीग्रेशन कर लें, पाई से पाई काट दें तो कितना बच जाएगा, क्यू ओमेगा आर क्यूब डी आर डिवाइडेड बाय, ठीक है। वेरी क्या कर रहा है इसमें, डी के साथ जो अलग चीज लगा हुआ है दैट इज स्मॉल आर। स्मॉल आर कहां से कहां वेरी करेगा बुआ, 0 से कैपिटल आर। तो क्यू ओमेगा बाय आर स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर की पावर 4 बाय 4। यस और नो। तो आंसर क्या आ जाएगा, एम क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय, मेहनत तो पड़ा, मेहनत पड़ा ना। इसी मेहनत को अगर हम शॉर्ट करना चाहते तो व्हाट कुड आई डू, क्या कर सकते थे हम लोग, मेथड 2 क्या कर लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू बाई 2m इंटू एल का मैग्नीट्यूड। यस और नो। क्यू बाई 2m तो जो है सो है, एल कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या से क्या कट गया, एम से एम। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या आया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई, कहो हाँ, फिर से बोलो, नहीं समझ में आया, सेम आंसर आया ना, बोलो। तो कहानी से सीख क्या मिलती है, इससे भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स का आनंद इस वाले मेथड में है। देखो यार, इस वाले मेथड से तुम यहां तो थोड़ा ही मेहनत पड़ा, लेकिन यहीं पे हॉलो स्फीयर दे देते, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर या यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो ये वाला करने में नहीं दिक्कत हो जाता। हाँ, उस समय पे बेहतर होगा कि वी शुड प्रोसीड बाय m बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2m। जैसे हॉलो स्फीयर होता है यूनिफॉर्मली चार्ज, तो वहां पे मोमेंट ऑफ वहां पे हम एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना लिख लेते हैं, 2/3 mr स्क्वायर और इंटू ओमेगा, और फिर उस 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा को क्यू बाई 2m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m से m कट जाता है। लिख लो इसको। हाँ हेलो। मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा एक एनालिसिस है जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके लिए जरूरी है, वो है कि स्मॉल करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। हेडिंग डाल लो। बउआ है बउआ,
एक छोटा सा बार मैग्नेट हेलो हेलो हेलो, एक छोटा सा बार मैग्नेट है, इसका पोल स्ट्रेंथ m है और इसका -m है, और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो है, अगर ये दोनों पोल के बीच का दूरी d है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है स्मॉल m इंटू रियल लाइफ सिनेरियो जो होता है ना, उसमें d जो है सो इस पूरे बार मैग्नेट का लेंथ नहीं होता, उससे थोड़ा छोटा होता है। बोला जाता है कि नॉर्थ पोल थोड़ा सा अंदर है और साउथ पोल भी थोड़ा सा अंदर है। खैर उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हो? एक मिनट, कॉल आ रहा है। अगर हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो तो आप आराम से कर सकते हैं। बताए थे ना आपको बाबू, अरे कुछ तो बोलो। ये फील्ड लाइन ऐसे क्लोज लूप भी बना लेगा, अंदर में भी जाता है ये फील्ड लाइन, पढ़े ही होंगे, बताए थे हम आपको। बस हमको ये बात बता दीजिए कि इस जगह पे अगर यहाँ से बहुत दूर, कितना दूर, r दूर, r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू d, इस जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए तो कितना होता है वो, टू kp के जगह पे, k के जगह पे म्यू नॉट बाय p के जगह पे m डिवाइडेड बाय, सही की गलत, ये एक्सियल पॉइंट है। और इक्वेटोरियल पॉइंट जो होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ 2kp cos थीटा बाय r क्यूब होता है, यहाँ होता है kp sin थीटा बाय r क्यूब, तो पीछे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है k की जगह पे म्यू नॉट बाय 4 पाई, p की जगह पे m बाय, ये यहाँ का हो गया b, नहीं इधर ढुके, इसमें हमको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब हम आपको क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है। क्या है? करंट कैरिंग लूप। रेडियस कितना है इसका? r, रेडियस कितना है? r, इसमें करंट है I। तो दिस इज योर एक्सिस, दिस इज एक्सिस, नहीं तो एक्सिस के किसी पॉइंट पे, एक्सिस के किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लीजिए, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपसे पूछ ले, हम आपको ये दूरी दे देते हैं x, और x नहीं देते हैं, स्मॉल r दे देते हैं, और हम आपसे कह देते हैं कि स्मॉल r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल R, है ना। तो B का वैल्यू क्या होगा, याद है? मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न भी है इसमें, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, और करंट इज I। याद है यहाँ पे B क्या होता है? क्या? म्यू नॉट n लिख लेते हैं, I r स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माने स्मॉल r स्क्वायर, यही ना। कितने तेज हो गए तुम लोग यार, मतलब मजा ही आ जाता है। यू आर वेरी गुड बॉय। हाँ तो यार देखो, ये तो इन जनरल है, आर को, स्मॉल आर को बहुत बड़ा बोल दिए हैं, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2, स्मॉल आर इज वेरी लार्ज, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया लगभग, तो ये आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यार इसको हम एक काम करते हैं ना, 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अरे बोलो हाँ,
तो 2 पाई से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 2 म्यू नॉट, यहाँ पे 2 पाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई n इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर 2 नीचे 4, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, और ये आर स्क्वायर आर क्यूब। ये चीज देखो आई इंटू ए और ये एन, ये पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया ना इस डायरेक्शन में, जैसे और नो एरिया वेक्टर अगर बात करें तो वैसे ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है। तो ये एन आई ए नहीं दिख रहा ऊपर, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई आर क्यू डिवाइडेड बाई, यस और नो बोलो सही की गलत, क्या सही, आंसर नहीं सही। ये जो था यहाँ पे वही नहीं मैच कर गया मैग्नेटिक मोमेंट, ये बार मैग्नेट में दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब, जो जो हम लोग एनालॉजी में लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 के पी बाई आर क्यूब, म्यू नॉट बाई 4 पाई को के से रिप्लेस करते हैं, एम को पी से। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब, यस और नो कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अगर तुमको याद हो तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ होगा वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ होगा, एक करंट कैरिंग लूप है, करंट आई है और रेडियस आर है, रेडियस ऐसे ही ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, हम दिखाए भी होंगे आपको झाड़ू के जैसा, यहीं से तो सोलेनॉइड पे गए थे नहीं, बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सिमेट्री भी मैच कर रहा है किससे, बार मैग्नेट से, मैग्नीट्यूड भी। अब यार इस लूप की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने में जनरल बायोट-सेवर्ट लॉ से तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, लेकिन तुम इसको मैग्नेटिक डाइपोल मान करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खट से बता, तो इस कहानी से सीख क्या मिली, अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक, जिसका सेंटर ए पॉइंट पे है ना, और इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो यू कैन रिप्लेस दिस बाय अ स्मॉल बार मैग्नेट, यू कैन रिप्लेस दिस विथ अ स्मॉल, उसको भी आप उसी उसके सेंटर को उसी ए पॉइंट पे रख दीजिए। इस बार मैग्नेट पे तो हम लोग पीएचडी किए हुए हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, सारा कुछ क्या क्या चीज, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के पी बाई आर क्यूब, के को रिप्लेस करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई से, पी को एम से, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था के पी बाई आर क्यूब, तो यहां हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई पी बाई एम बाई आर क्यूब, है ना। इन जनरल किसी रेडियल पॉइंट पे मान लीजिए कि यहाँ पर इस जगह पे अगर हमको करना होगा, केवल दिक्कत बात क्या है कि यहाँ पर जो पोल, यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट था उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एन से, यस और नो बोलो। इस वाले पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है स्मॉल आर दूरी पे, स्मॉल आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल आर, और ये एंगल थीटा है, तो यहां देखना है तो रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगा 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, फिर वही की के को रिप्लेस करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई से, पी को एम से, कहो हाँ। इस मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन नेट टॉर्क होगा m क्रॉस b, जैसे वहां होता था p क्रॉस e, है ना। तो सिमिलरली ये वाला जो करंट कैरिंग लूप है इसको भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इट विल आल्सो एक्सपीरियंस अ टॉर्क, जिसका वैल्यू हो जाएगा m क्रॉस b, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे हालांकि, ठीक। और
जैसे इसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखते थे और 90 डिग्री पे हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते थे तो वहां आता था पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी। तो वैसा ही इसको भी कर सकते हैं माइनस एम डॉट बी पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाँ। नहीं समझ में आ रहा बात? हम आपसे क्या कह रहे हैं समझे आप, कि आप इस करंट कैरिंग लूप को ट्रीट कर सकते हैं एज अ छोटा सा बार मैग्नेट। वो भी कब? जब ये लूप बहुत छोटा हो। जब ये लूप छोटा कब होगा? जब ये दूरी बहुत ज्यादा रखेंगे तब ये लूप अपने आप छोटा माना जाएगा। इज दैट ओके? बहुत दूर पे देखना हो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस पे ही नहीं, आप इन जनरल किसी थीटा पे भी देख सकते हैं। तो ये वाला चीज जो आएगा वो आ जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम कॉस थीटा बाई आर क्यूब। केवल आर का वैल्यू बहुत ज्यादा हो कैपिटल आर से। और ये हो गया आपका बी रेडियल। सिमिलरली देयर विल बी अ बी टेंजेंशियल एंड दैट बी टेंजेंशियल विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई एम साइन थीटा बाई। तुम सब तो तेज हो ही गए हो बहुत, बोलो। सब कुछ बता सकते हैं हम लोग। तो ये आप हेडिंग डाल लिए थे ना, स्मॉल करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। अब आप ये वाला फोटो नहीं भी बनाइएगा, इट डजंट मैटर, लेकिन आप ये वाला बना लीजिएगा कि देखिए ये आपका बार मैग्नेट जैसा बिहेवियर दे रहा है या स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है। आप एनसीईआरटी का रीडिंग जरूर दे लें। सुनो ना, एक्चुअली हम अभी थोड़ा सा आपको एक तो रटवाने वाले हैं कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आंसर क्या होगा उसका? एम क्रॉस। थोड़ा सा रट जैसे उसमें होता था, ये तो रट लेंगे, लेकिन एक बार समझने का भी कोशिश करते हैं। नहीं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप kept in uniform magnetic field। आंसर तो होगा क्या? एम क्रॉस। यस और नो? थोड़ा समझ लें। एक काम करते हैं, एक लूप बना लेते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर ही लूप बना लें, इजी रहेगा समझना। तो ये लूप कैसा है? स्क्वायर लूप। ये लेंथ क्या है? एल, और ये भी लेंथ क्या है? एल। ठीक है क्या? बोलो। और आई करंट इसमें पास करा देते हैं, इसमें आई करंट पास करा देते हैं। तो पहली बात, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा सो बता दो। रुको ना यार, एक मिनट रुक जाओ। Connected। हाँ, ऐसे कह देना, ऐसे पास करा देते हैं करंट आई। ओके, बताओ तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? हाँ, ऊपर की तरफ होगा? नहीं है ना? कितना होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट? आई इंटू एल स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? आई इंटू, ये लूप समझ रहे हो ना? ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कोई मैग्नेटिक फील्ड बना ले रहे हैं। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना ले रहे हैं।
इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है, बोलो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे कोई फोर्स लगाएगा आई एल क्रॉस बी से 90 डिग्री का, ये ऐसा है। तो ये जो वायर है उसका करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एंगल, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी से आई एल बी साइन 180 दैट इज 0, इस पे भी कोई फोर्स कहो हाँ, इस पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल है। यहां पर बताओ तुम करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना डिग्री है, तो यहां पे एल क्रॉस बी किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, अरे बोलो, और यहां पर एल क्रॉस बी किधर होगा, सही कि गलत, अरे है ना। तो क्या दोनों फोर्स हम दिखला लें, यहां पे फोर्स दिखला लेते हैं, नीचे की तरफ कितना फोर्स हो जाएगा आई एल बी, और यहां पर फोर्स दिखला लेते हैं ऊपर की तरफ नहीं, और वो कितना हो जाएगा आई एल बी, यस और नो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखती। अब ये नेट फोर्स कितना हो गया इस पे, नेट फोर्स कितना हो गया 0, नेट फोर्स इज सही कि गलत, लेकिन क्या इस पे घुमाव इफेक्ट कुछ आएगा, रोटेशनल इफेक्ट कुछ आएगा इसका, कितना होगा रोटेशनल इफेक्ट इसका, क्या इस दोनों फोर्स का कुछ टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, इस एक्सिस के अबाउट आएगा ना, कितना आएगा, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, लूप ऐसे है, दो एक कॉपी, जैसे ये लूप है, ठीक है, इस तरीके से, इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे और एक फोर्स लग रहा है ऊपर, तो ऐसे नहीं रोटेट कर जाएगा, मतलब एक फोर्स यहां पे नीचे लग जाए और एक फोर्स ऊपर लग जाए तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, बोलो। अगर हम तुमको ऐसे दिखाए बोर्ड प्लेन में, तो इस पर एक फोर्स नीचे और एक फोर्स बाहर, तो ये रोटेट नहीं कर जाएगा, ठीक। नेट फोर्स तो 0 है लेकिन नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, तो नेट टॉर्क कितना होगा इसका, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा और ये वाला दूरी, तो नेट टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा आई एल बी इंटू एल बाई 2, किधर की तरफ, अंदर की तरफ है ना, और यहां पर भी आई एल बी इंटू एल बाई 2, ये भी इधर, ओके। तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई एल स्क्वायर बी, दोनों सेम डायरेक्शन में था इसीलिए पॉजिटिव ले लिए, तो आई एल स्क्वायर इंटू बी, आई एल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी। तुम जरा देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच एंगल कितना डिग्री है, सही कि गलत, पक्का। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू बी इंटू साइन 90, यस और नो, ये तो 90 डिग्री पे दिखा है, इन जनरल भी तुम करोगे तो हमेशा ये हो जाएगा एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। हम एक स्क्वायर लूप पे बताएं लेकिन हर लूप पे ये वैलिड है, ठीक है क्या, हाँ, लेकिन लूप प्लेनर होना चाहिए, मेरा बात समझे, जैसे कि ऐसा भी तो लूप बनता है कुर्सी जैसा, नहीं, ऐसा भी तो लूप बन सकता है, तो फिर हम उसमें जबरदस्ती एक वायर जो है यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए यहां पे दो वायर को कर देते हैं ना इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर अलग अलग लूप का हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। तो अभी की कहानी से हमको क्या सीख मिली कि टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। हम आपको दिखा दिए कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड एम बी साइन 90 था और एम क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है, एम क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट, और टॉर्क का भी सेंस भले ही क्लॉकवाइज है लेकिन डायरेक्शन इज इनवर्ट, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एम क्रॉस
क्या बोले? टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल और करंट कैरिंग लूप. करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल kept in uniform magnetic field is torque is equal to m क्रॉस. कहो हाँ. अब यार मतलब जब कठिन करना होता है ना एडवांस वाले को, मैं आपको एक आध क्वेश्चन भी करा दूंगा अगर आप बोलिएगा, तो वो इसी में क्या कर लेता है, और रोटेशन वगैरह मैकेनिक्स को इन्वॉल्व कर लेता है. ठीक है, टॉर्क एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस सबको इन्वॉल्व कर लेता है. तो कहोगे तो 2-4 सवाल भी हम उस पर करा देंगे. और क्या हमको ये लिखना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल kept in uniform magnetic field, kept in uniform magnetic field कितना होगा, U बराबर माइनस एम डॉट बी. U बराबर माइनस एम डॉट बी. ओके, इस पे आते हैं. थोड़ा कायदे से तो 2-4 सवाल कराने के बाद ही मजा आता है, तो पहले इसको लिख लो फिर बताते. बच्चों थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं. अरे है ना, सुनो ना. ये क्या है, रिंग मान लेते हैं इसको, प्लेन ऐसा है. ठीक, इसमें करंट ले लेते हैं. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे ले लेते हैं आई. और मैग्नेटिक फील्ड किधर ले लें बउआ, ऐसे ना, बोलो. इधर मैग्नेटिक फील्ड ले ले, तो बताओ तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा अभी, फाइंड टॉर्क. हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर. किधर की तरफ होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट, ऊपर की तरफ ना, आई इंटू पाई आर स्क्वायर. अब बी इधर की तरफ, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री. तो m क्रॉस बी कितना हो जाएगा, सॉरी, एम बी साइन 90. m कितना, i इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू साइन 90. दैट इज योर टॉर्क. यस और नो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? या सुनना मेरी बात, इसी में थोड़ा सा इन्वॉल्व कर देगा मैकेनिक्स. कोई दिक्कत? ऐसे कह देगा कि एक टेबल है, इस पे रखा हुआ है एक क्या चीज, रिंग नहीं, और इसमें करंट है आई, इसमें करंट है आई, और रेडियस है आर, रेडियस है. और हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैरेलल डायरेक्शन में ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैरेलल डायरेक्शन में ले लेते हैं. ओके, और हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का कम से कम क्या वैल्यू दें कि, और इसका मास है m, रिंग का मास है m. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द मिनिमम
value of B so that ring starts toppling. टॉपलिंग समझते हो ना, ऐसे लुढ़क जाना, ठीक है, इस एंड के अबाउट रोटेट कर जाना, ये करने लग जाए। इसके लिए बी का मिनिमम वैल्यू क्या रखें? तो पहली बात तो इस एंड या इस एंड के अबाउट वो अभी हम लोग देखेंगे। पहली बात तो तुम टॉर्क अभी खुद ही बता दी नहीं, अगर हम इसका ये सवाल समझ गए बात, रिंग रखा हुआ है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो m क्रॉस b के मुताबिक ऐसे रोटेट करने का कोशिश करेगा ना, यहां से ये इस एंड के अबाउट ऐसे टॉपल करने का कोशिश करेगा। तो हम अगर एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी में क्या आएगा? एफबीडी में क्या क्या आएगा सो बताओ। एक तो नीचे की तरफ mg, यस और नो, और जिस समय में टॉपल करने वाला होगा वहां इस एंड के अबाउट होगा, क्योंकि देखो m तो ऊपर की तरफ है ना, तो m क्रॉस b ऐसे है, ऐसे टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, लेकिन टॉपल तो करेगा ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में, तो यहां वाले एंड के अबाउट खड़ा होने की कोशिश करेगा, है ना। तो नॉर्मल जो भी आएगा वो यहां के अबाउट, है ना। और क्या मैग्नेटिक फोर्स आएगा? मैग्नेटिक फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आएगा। करंट कैरिंग लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, लेकिन टॉर्क होता है ना। इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा तो टॉर्क अबाउट पी हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला दूरी तो आर है, mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू आर, जो कि बाहर की तरफ होगा और वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है ऊपर की तरफ है, m क्रॉस b जो है वो अंदर की तरफ है और सेंस उसका क्लॉकवाइज है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नेट टॉर्क जो होगा वो होगा एक तो mg इंटू आर माइनस m क्रॉस b, m इंटू बी इंटू साइन 90, यस और नो बोलो। तो और ये जब टॉपल करने वाला होगा तो अब इस वाला ये वाला टॉर्क इस mg वाले टॉर्क से ज्यादा हो गया होगा, ये जस्ट बराबर हुआ होगा, है ना। बोलो, ये दोनों को जस्ट जीरो के बराबर कर दे जस्ट बिफोर टॉपलिंग। दोबारा बताएं क्या? देखो mg तो ऐसे इसको रखे हुआ है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा m क्रॉस b इस पे एक इस सेंस में टॉर्क देगा, तो टॉर्क क्या करेगा, यहां के अबाउट इसको घुमाने का कोशिश करेगा। जस्ट जब उठने वाला होगा तो mg के टॉर्क से मैग्नेटिक मोमेंट का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा या जस्ट बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जस्ट बिफोर टॉपलिंग दिस नेट टॉर्क इज जीरो, और नेट टॉर्क का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, mgr बराबर mb sin 90, m कितना i इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी, यस और नो। अब यहां से b का मिनिमम वैल्यू आ गया कितना, mgr बाय i इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत का बात बोलो? नहीं समझ में आया तो बोलो, पक्का? तो लिख लो इसको, ये पहले तो ये लिखो, ठीक। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम भी डिस्कस कर ही लेते हैं, वैसे तो एक बार किए ही थे। सुनो ना, एक सवाल है, एक सवाल नहीं है, दो सवाल है, इधर से लिखेंगे। ये है एक बार मैग्नेट, ये एक इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m, जो कि हो जाएगा स्मॉल m इंटू डी। ये पोल स्ट्रेंथ है प्लस m और ये माइनस m, प्लस m माने नॉर्थ पोल, माइनस m माने साउथ पोल। इस बार मैग्नेट को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है B, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, इट इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सर। अब फिर आपसे सवाल किया गया, दो तीन सवाल किया गया कि इस बार मैग्नेट को थीटा से रोटेट किए, बार मैग्नेट को, अरे बोलो, थीटा से रोटेट किए, तो इस पर
bar magnet is rotated by थीटा। ठीक ठीक, क्या क्या चीज पूछा गया? फाइंड टॉर्क एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, discuss about type of equilibrium. Discuss about type of equilibrium in both positions. Okay. फिर तीसरा, find work done by external agent. Work done by external agent in rotating the magnet from 0 degree to 180 डिग्री। फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री में इसको क्या वर्क करना पड़ा, रोटेट करने में हमको क्या वर्क करना पड़ा। सुनिएगा मेरी बात। इसी सवाल को हम घुमा करके आपको फिर एक बार देंगे ऐसे। करंट I है, रेडियस R है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ओके, और अब हम लोग इसको जीरो, अभी मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? बाहर। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 0 डिग्री एंगल है। फिर इसको 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे, तब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 180 डिग्री होगा, तब फिर एक टॉर्क आएगा। 0 डिग्री पे टॉर्क और 180 डिग्री पे टॉर्क, और फिर डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम एंड देन फिर 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट करने में कितना काम करना पड़ा। ठीक है क्या? दोनों सवाल ये रिपीट द सेम पार्ट, रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन। केवल अब क्या है, ये बार मैग्नेट नहीं है बल्कि करंट कैरिंग लूप है, जो कि खुद में भी एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो आप ही लोग बताएंगे, सब बात तो आप लोग जानते ही हैं। ए पार्ट का आंसर क्या होगा? ए पार्ट का आंसर क्या होगा? 0। वाई 0? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो ए पार्ट में टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा m इंटू बी इंटू साइन 0 डिग्री, दैट इज 0। बी पार्ट में, अच्छा यही पार्ट में जब 180 डिग्री होगा तो तब भी 0, यस और नो? m इंटू बी इंटू साइन 180, दैट इज ऑल्सो 0। अब जरा हमको बताओ, ये 0 डिग्री से थोड़ा सा रोटेट करेंगे अगर, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे किधर लगेगा? इधर। और इस वाले पे किधर लगेगा? इधर। तो ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या करेगा? वापस से लेके आएगा। सो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, यस और नो? तो एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम तो है ना, टॉर्क 0 है, नेट फोर्स तो 0 होता ही होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा 180 डिग्री वाला केस डिस्कस करें कि तुम समझ गए हो। अगर मान लीजिए कि 180 डिग्री वाला केस होगा, तो यहां पे साउथ पोल हो जाएगा और यहां पे, और फिर यहां से जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे, यहां से जैसे ही हम रोटेट करेंगे तो नॉर्थ पोल ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे थीटा से। ठीक है, तो यहां पर वाले नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाएगा और साउथ पोल पे, अच्छा उल्टा बना दिए, उल्टा बना दिए, उल्टा बना दिए, आई एम सो सॉरी। रुको ना, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला केस को सेपरेटली डिस्कस कर ही लेते हैं।
थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला केस यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट तो इस डायरेक्शन में है, तो टॉर्क तो 0 है। अब हम इसको क्या किए, यहां से थोड़ा वो रोटेट कर दिए, यहां से थोड़ा हम वो रोटेट कर दिए, वो रोटेट कर दिए तो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगने लगा और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगने लगा। जैसे Q इंटू ई होता है वैसे ही M इंटू बी हो जाता है, स्मॉल m इंटू बी। अब हम इधर रोटेट किए थे और ये दोनों फोर्स जो होगा ऐसा टॉर्क देगा कि इसको वापस नहीं लाएगा, नहीं लाएगा तो ये इक्विलिब्रियम कैसा है, इज दैट ओके? तो यहां पे हमको क्या लिखना चाहिए, एट 180 डिग्री इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। कहो हाँ। अगला चीज पूछा गया कि फाइंड वर्क डन, वर्क डन बाय, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, अगर प्रक्रिया बहुत स्लो, प्रक्रिया बहुत होता है कि नहीं होता है ना? और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा है हम लोग, माइनस एम डॉट बी। तो यहां पे फाइनल में मतलब माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। फाइनल में थीटा कितना डिग्री है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस 180 डिग्री, माइनस ऑफ इनिशियल में क्या होगा, माइनस ऑफ एम इंटू बी इंटू कॉस 0 डिग्री। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा और यहाँ cos 180 माइनस 1 होगा तो ये भी, तो आंसर कितना हो जाएगा 2mb। इस तरीके का सवाल आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट के डाइपोल में भी किए हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस सवाल को हमको सेपरेटली डिस्कस करना चाहिए? यहीं पे m के जगह पे खाली क्या रख देना है, I इंटू पाई आर स्क्वायर। शुरुआत में m और b के बीच एंगल 0 डिग्री है तो टॉर्क 0 होगा, इक्विलिब्रियम होगा और 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, है ना? फिर उसके बाद इसको 180 डिग्री पे लेके चले जाएंगे तो फिर से टॉर्क हो जाएगा 0, m इंटू बी इंटू साइन 180, इसको 180 डिग्री से रोटेट करा दिए, है ना? फिर टॉर्क 0, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कैसा, 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और अनस्टेबल पे मैक्सिमम होता है। 0 डिग्री पे माइनस एम बी कॉस 0 मतलब माइनस एम बी, और 180 डिग्री पे माइनस एम बी कॉस 180 दैट इज प्लस एम बी, तो वहां पे मैक्सिमम होगा 180 डिग्री पे और 0 डिग्री पे मिनिमम होगा। इज दैट ओके? अब 0 से 180 तक लेके जाना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने का हो गया, 2 MB का। दैट शुड बी योर वर्क डन, दैट शुड बी योर, इज दैट ओके? कहो हाँ, ठीक। केवल m के जगह पे वहां पे I इंटू ए रखना पड़ेगा। इसको लिख लूं, पहले इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। वर्क डन वाला तो अगला में है ना पेज में। यार देखो, इस पे कुछ सवाल और किया जाना चाहिए था, समय के थोड़ा सा जो कंस्ट्रेंट है उसकी वजह से हम कुछ कुछ पार्ट कट कर लिए हैं। एक हम लोगों को पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। क्या पढ़ना है, वर्किंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का स्पेलिंग PLE होता है ना, ठीक। तुम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट एक्सट्रीम पढ़े थे ना? हाँ, अरे कहो हाँ, ठीक है। तो वहां पे तो खाली ऐसे पढ़े थे ना, हेलो। वहां पर तो आपको ये बताया गया था कि एक तो डब्बा है, इसमें इधर से करंट जा रहा है और इधर से करंट निकल रहा है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, और इस जगह पे हम आपको नीडल दिए हुए हैं और ये नीडल
जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ता है वैसे वैसे नीडल डिफ्लेक्ट करता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखा रहता है 0, 1, 2, 3, 4। मिली एम्पियर में भी हो सकता है, माइक्रो एम्पियर में भी हो सकता है, एम्पियर में भी हो सकता है ना। एम्पियर कम ही होता है गैल्वेनोमीटर में। तो जितना ज्यादा करंट होता है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग हम रीडिंग पढ़ के बोल देते हैं कि इसमें करंट इतना है ना। जब हम वहां पढ़ाए थे तो ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं किया था, हम बस ये बोले थे कि जो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर है दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, माने ये जो थीटा है, ठीक। ये डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। तो वहां से हम लोग करंट का मेजरमेंट कर लेते थे, देखते थे कितना डिफ्लेक्ट किया नीडल, अकॉर्डिंगली करंट मेजर कर लेते थे। आज हम लोग उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, ठीक। शॉर्ट में, वैसे तो डायग्राम वगैरह तुम एनसीईआरटी से ज्यादा बेहतर रेफर कर सकते हो। होता क्या है कि इसमें एक मैग्नेट रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। सच्चाई में ऐसा नहीं रहता है मैग्नेट। यहाँ पे मैग्नेट यूज किया जाता है, हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग कॉइल लगाए होते हैं। यहां से करंट आई गया और यहां से करंट आई बाहर आया, ठीक है, ओके। एक टर्न नहीं होता, इसमें ढेर सारा टर्न्स होता है। मैग्नेटिक फील्ड भी जो हम यहाँ पे दिखला रहे हैं ऐसे, सच्चाई में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं होता। हम दिखाने के लिए दिखा दे रहे हैं, सच्चाई में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नीडल लगा देते हैं और यहाँ स्केल होता है, इस स्केल पे कुछ कैलिब्रेशंस होते हैं और यहाँ पे एक टॉर्सनल स्प्रिंग लगा होता है। जैसे स्प्रिंग खींचता है तो एक फोर्स लगाता है, टॉर्सनल स्प्रिंग घूमता है तो एक टॉर्क लगाता है। आप लोगों ने एसएचएम में पढ़ा होगा टॉर्सनल पेंडुलम, उसमें एक रस्सी को ऐसे घुमाते थे तो रस्सी अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाता था, रस्सी से जो भी बंधा हुआ था डिस्क या रॉड कुछ भी, है ना। तो वैसा ही एक टॉर्सनल स्प्रिंग है जिसमें ये अगर घूमेगा तो टॉर्सनल स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। करते क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बी, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में बनाए हैं तुमको। अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट है आई, इसमें करंट है आई। तो इसमें जो मैग्नेटिक, इसमें जो टॉर्क अगर हम करंट पास कराएंगे तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ना। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, एम क्रॉस बी। ये टॉर्क किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। किसका है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। सुनिएगा मेरी बात, हम यहां पे एक ऐसा मैग्नेट यूज करते हैं जिसको हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट ये इंश्योर करता है कि हमेशा ही मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री रहे। मेरा समझिएगा, हॉर्सशू मैग्नेट कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, रेडियल डायरेक्शन में। कैसा डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या है कि हमेशा ही हम लोग इसका हिसाब किताब कुछ ऐसा लगाए रहते हैं कि हमेशा ही करंट कैरिंग लूप का जो प्लेन है, करंट कैरिंग लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से के अलोंग ओरिएंटेड हो। करंट कैरिंग लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग ओरिएंटेड हो। तो अगर मेरा करंट कैरिंग लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। मेरा बात नहीं समझे। अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि एक लूप है जिसमें करंट ऐसे है, जिसमें करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है, लूप का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन सेम है, तो बताओ जरा मैग्नेटिक मोमेंट का प्लेन, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना डिग्री होगा। मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो यार जो व्यवस्था रहता है ना यहाँ पे
ये जो हम बनाए हुए नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता नहीं है, वो रेडियल डायरेक्शन में होता है। रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा कि आपका कुछ इस तरीके का होगा, जैसे कि अगर लूप यहां पे है तो लूप का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री, फिर लूप थोड़ा रोटेट करेगा, इस वाले ओरिएंटेशन में आएगा तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट कर चुका, मैग्नेटिक फील्ड रेडियली जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियली जा रहा है। इतना जरा कर दो यार। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं ना कि लूप है ये, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है अभी। अब जब ये ऐसे रोटेट किया ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ऐसे रेडियली यहां पे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे 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 पूरा 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 रेडियल डायरेक्शन में फैला हुआ है, ठीक। तो मैग्नेट लूप इस प्लेन में है, अब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच एंगल, यस और नो। तो ये व्यवस्था रहता है वहां पे कि थीटा का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री रहे, थीटा का वैल्यू हमेशा। और उसके लिए हम लोग ये नॉर्मल बार मैग्नेट यूज नहीं करते हैं, कौन सा मैग्नेट यूज करते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। कैसा होता है, कुछ ऐसे यू शेप का कुछ होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेट यूज होता है दैट मैग्नेट इज हॉर्स शू मैग्नेट। उसका काम क्या है कि हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री में मेंटेन करके रखे। तो मैग्नेटिक टॉर्क जो हो जाएगा वो हो गया m इंटू बी इंटू साइन 90। ये टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यस और नो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क इसको क्या करेगा, रोटेट कराएगा। और यहां पर हम लोग क्या बांधे होते हैं, एक टॉर्सनल स्प्रिंग, ठीक है। जैसे एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से, अगर इस स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से तुम एक्सटेंड करोगे तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स, यस और नो। वैसे ही एक टॉर्सनल स्प्रिंग को जब तुम थीटा से रोटेट करोगे तो वो एक टॉर्क देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में सम कांस्टेंट इनटू थीटा। तो इसमें क्या होता है बउआ कि जब जैसे ये मैग्नेटिक टॉर्क इसको रोटेट कराने का कोशिश करता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्सनल स्प्रिंग की वजह से टॉर्क लगता है, जो कि होता है -c इंटू थीटा। c इज टॉर्सनल कांस्टेंट है ना। अब क्या होगा कि ये दोनों, ये मैग्नेटिक टॉर्क और ये मैग्नेटिक टॉर्क, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ये जैसे ही इसको मैग्नेटिक टॉर्क जैसे ही इसको इस तरीके से रोटेट कराएगा तो स्प्रिंग वाला टॉर्क बोलेगा कि वापस आ जाओ, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। तो एक सिचुएशन क्या बनता है कि जहां पर जाकर के ये लूप रुक जाता है, जहां पर जाकर के ये लूप रुक जाता है, उस समय पे दोनों मैग्नेटिक टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों टॉर्क का, मैग्नेटिक टॉर्क का और टॉर्सनल जो स्प्रिंग है उनका, दोनों का टॉर्क बराबर होगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम यहां पर जो होता है वो इक्विलिब्रियम तो होता ही है, प्लस वहां पे अस्थायी रूप से रुका भी रहता है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क तो 0 है ही, प्लस वहां पे ओमेगा भी 0 रहता है। तो उस समय पे हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू बी बराबर c इंटू थीटा। मेरा बात समझ में आया क्या। मैग्नेटिक टॉर्क इस लूप को ऐसे करके रोटेट कराने का कोशिश किया और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग गया, टॉर्सनल टॉर्क, और ये दोनों एक जगह पे बराबर हो गया और बहुत धीरे धीरे रोटेशन हो रहा था, तो वहां जाकर के वो रुक गया, तो दोनों टॉर्क बराबर हो गया वहां पे। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है, इस मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना आएगा, n इंटू आई इंटू n होगा इसमें नंबर ऑफ टर्न, n इज आई, तो इसमें करंट हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लूप, ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लूप, आई इज करंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा n i a और दैट इंटू बी, दैट इज इक्वल टू c इंटू थीटा, यस और नो, बोलो। तो यहां से थीटा का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा n a b बाई c इंटू आई। देखो तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, बोलो, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, k इंटू आई, k इज कॉल्ड
गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। खैर इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। व्हाट इज सी? सी इज टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ टॉर्सनल स्प्रिंग, ऑफ टॉर्सनल स्प्रिंग। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां पे ये दिख रहा है, यही होता था ना गैल्वेनोमीटर में, ये एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। ठीक, गैल्वेनोमीटर में यही होता था ना कि थीटा वाज प्रोपोर्शनल टू आई। ये जो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, जो लूप रोटेट करेगा तो ये नीडल भी रोटेट करेगा। कितना डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि करंट कितना ज्यादा है। ठीक है क्या? अब मेरा कहना क्या है कि हम एक बार क्या कर लेंगे कि I इक्वल टू 1 मिली एम्पियर पास कराएंगे और देख लेंगे कि थीटा का वैल्यू कितना है। वो थीटा मान लो कि 5 डिग्री आ गया लेट्स से, तो 5 डिग्री पे जाकर के क्या लिख देंगे हम वहां पे 1 मिली एम्पियर है ना। और प्रोपोर्शनैलिटी है तो 10 डिग्री पे जाके 2 मिली एम्पियर, 15 डिग्री पे जाके 3 मिली एम्पियर, इस तरीके से हम कैलिब्रेशन कर देंगे। और डिफ्लेक्शन नोट करते ही हम बोल देंगे कि करंट पक्का से दैट क्वांटिटी होगा जिस हिसाब से हम कैलिब्रेशन किए हुए। इज दैट ओके? अरे है ना। अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि एक टर्म होता है करंट, थीटा का वैल्यू जो आया वो क्या आया देख लो जरा, NAB/C इंटू आई। तो थीटा का वैल्यू आ गया NAB/C इंटू, वहां N क्या है नंबर ऑफ टर्न, A क्या है एरिया ऑफ लूप, B इज मैग्नेटिक फील्ड, C इज टॉर्सनल कांस्टेंट। अब हम तुमसे बोल देते हैं एक टर्म होता है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ। पहली बात बताओ कि सेंसिटिविटी वर्ड का क्या मतलब है? कौन बंदा ज्यादा सेंसिटिव होता है? कौन बंदा ज्यादा सेंसिटिव होता है? जो कम जो ज्यादा सेंसिटिव होगा उसका एक चीज देखना कि कम ही तुम उस पे इनपुट दोगे और वो उसका आउटपुट बहुत ज्यादा देगा, मतलब रिएक्शन बहुत भयंकर करता है। थोड़ा सा तुम चिढ़ा दोगे और वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। यस और नो? तो एक गैल्वेनोमीटर जिसका सेंसिटिविटी ज्यादा हो उसमें क्या होना चाहिए? सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा करंट पास करे और डिफ्लेक्शन ज्यादा हो। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी जितना ज्यादा होगा वो इंस्ट्रूमेंट उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। कम से कम करंट में ज्यादा से ज्यादा वो डिफ्लेक्शन देगा, तो वो डिटेक्ट करना हमारे लिए, छोटा से छोटा करंट डिटेक्ट करना मेरे लिए आसान होगा। मान लो कि हम 5 मिली एम्पियर करंट पास कराया, वो 2 डिग्री रोटेट किया, पता नहीं चलेगा कि रोटेट किया कि नहीं किया। लेकिन हम मान लो कि 1 मिली एम्पियर करंट पास कराए और वो 15 डिग्री रोटेट कर गया, तो दैट इज मोर सेंसिटिव ना, तो डिटेक्ट करना आसान होगा। यस और नो? तो करंट सेंसिटिविटी of a galvanometer is deflection per unit। तो अगर हम करंट सेंसिटिविटी को SI से डिनोट करें, SI से डिनोट करें तो दैट विल बी थीटा अपॉन I, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यस और नो? क्या कुछ बोल रहे हो क्या तुम लोग? सही तो है, के का वैल्यू हम लोग कुछ गलत नहीं बोले हैं। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे ये वाला चीज हम एक बार रिपीट कर देंगे। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कितना हो जाएगा? NAB/C। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा सेंसिटिव बनाना है, करंट सेंसिटिविटी उसका बढ़ाना है, तो हमको टॉर्सनल कांस्टेंट कम रखना पड़ेगा और नंबर ऑफ टर्न ज्यादा पर रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा और डिफ्लेक्शन टॉर्सनल कांस्टेंट जितना कम उतना ज्यादा सेंसिटिव। यस और नो? अभी हम बात करें करंट सेंसिटिविटी का, इसको लिखिएगा थोड़ा। हाँ, एक चीज जो हम तुमको बोल रहे थे कि सही में गड़बड़ हो गया है, एक मिनट, यहाँ पे थीटा बराबर समथिंग इंटू आई में ये समथिंग को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट नहीं बोलते हैं। असल में ये होता है, उल्टा लिख दिए थे यहाँ पे। एक्चुअली हम यहाँ पे सेंसिटिविटी पढ़ाए ना, तो हमको याद आया करंट सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली आई का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा C अपॉन NAB इंटू थीटा। ठीक, और इसको हम लोग K इंटू थीटा लिखते हैं।
के जो है इसका वैल्यू कितना है, C अपॉन NAB, और इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इज दैट ओके? हाँ, यहां पे हम गड़बड़ लिख दिए थे, C इज टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। तो C अपॉन NAB को हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, NAB अपॉन C को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है क्या, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इज दैट ओके? कोई बात नहीं, तो ये चीज जो ठीक ही लिखा हुआ है, ठीक। हाँ, ये आप एक बार लिख लीजिए, इसका बनावट एक बार ढंग से, ड्राइंग जो है एक बार ढंग से एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, वो ज्यादा जरूरी है, आप जरूर मार्क कर लीजिएगा। मतलब एक करंट, इसका क्या कहते हैं, अब तो शायद हटा दिया गया, जो हम करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, उसको भी पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से, एक बार देख लीजिएगा क्या कुछ कैसे है। और एक बार ये देखिएगा, शायद हमको लगता है इस साल हटा दिया या नहीं, अगर होगा तो इसका बनावट जरूर पढ़ लीजिएगा, पूछता है बोर्ड में, ठीक। चलो देख लो, जल्दी लिखो इसको। ये बात लिख लीजिएगा कि हॉर्सशू मैग्नेट इंश्योर्स दैट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ो। अब ये पेज लिखिए, सुनिए मेरी बात, एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट आई है, तो क्या गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज V बराबर I इंटू आई आर, I इंटू आर, है ना। R क्या है यहाँ पे, R इज रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, बोलो। तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, इसको हम I इंटू आर लिख सकते हैं। I की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, C थीटा बाय NAB इंटू आर, है ना। तो एक बात बताओ, V का वैल्यू आया CR बाय NAB इंटू थीटा। हाँ, एक चीज होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसको हम लोग SV से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक। वो होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। जैसे वहां डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट था, 1 एम्पियर करंट के लिए कितना डिफ्लेक्ट किया, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। तो 1 वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप के लिए कितना डिफ्लेक्ट किया, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, थीटा बाय V इज NAB अपॉन CR, NAB अपॉन, है ना, बोलो। अब तुम जरा हमको बताओ, ये भी लिखना है आपको, ये भी लिखना है। अब जरा हमको बताओ कि नंबर ऑफ टर्न को डबल करने से करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या वो भी डबल होगा? नहीं, वो डबल नहीं होगा, क्योंकि नीचे में रेसिस्टेंस है। अब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाइएगा तो उस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, और रेसिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, नंबर ऑफ टर्न डबल करेंगे तो लेंथ भी डबल हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो एक बात लिखिएगा कि करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न एन, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, यस और नो। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न डबल करेंगे रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न को ट्रिपल करेंगे रेसिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, रेशियो विल रिमेन सेम, यस और नो। तो ये बात कहीं ना कहीं जरूर मेंशन कीजिएगा कि नंबर ऑफ टर्न से करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। भाई साहब कितना लेक्चर किए, 13 लेक्चर लग गया ना। उसमें बीच में कुछ लेक्चर आधा घंटा सबका भी है, मैंने इफेक्टिव नहीं किए, बट फाइनली दिस चैप्टर इज ओवर। पूरा मन से तो नहीं, कुछ सवाल हमको लगता है टॉर्क वाले में करना चाहिए था,
समय मिलेगा तो हम लोग करेंगे, वैसे होमवर्क में तो तुम लोग कर ही लोगे। अगला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से वो शुरू करेंगे, ठीक। वो भी है चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन सवाल की संख्या की वजह से चैप्टर वो भी ठीक ठाक खींचा जाता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।